हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी को टाइमली खत्म करने की, बट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। 30 डेज में खत्म करना था। 30 डेज में अगर हम डेली लेक्चर डालते हैं तो भी हमारे 60 आवर्स भी नहीं होते। 2 घंटे के भी अगर लेक्चर डालें तो भी हम 60 आवर्स पे जाते हैं। 100 to 120 आवर्स लगते हैं अगर हम इसे प्रॉपरली समझाते हैं। आज हम स्टेट लेजिस्लेचर के अगले पार्ट में आ चुके हैं, जिसमें स्टेट हाई कोर्ट्स की बात करेंगे। पार्ट 1 इसका है, पार्ट 2 में रेट, स्पेशल जुरिडिक्शन, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आइए इस पार्ट 1 को हम खत्म करते हैं। देखिए, जब भी हम हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, हाई कोर्ट्स जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम कर रहे होते हैं। एज ऑब्वियस सी बात है, सीजीआई के नीचे ही ये सब होते हैं। इनमें जजेस की अपॉइंटमेंट्स तक जो हैं वो तक करने का काम सीजीआई के हाथ में होता है, कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की हेल्प से। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह ये भी काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव से इनका भी कोई लेना देने नहीं होता, एकदम फ्री फॉल में रहते हैं। 1861 में हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स आने स्टार्ट हुए। पहले 3 प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़े और उसके बाद अगला जो आया वो इलाहाबाद हाई कोर्ट आया। तो ये शुरुआत के 4 हाई कोर्ट्स थे जो आए। इसके बाद धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। मतलब ब्रिटिश एरा में 1857 के बाद जब हमारे देश की क्रांति खत्म हुई, उसके बाद हमने चीजों को बढ़ाना स्टार्ट किया और आज एक राइट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए हम चल रहे हैं। आज हमने जुडिशरी को बिल्कुल फ्री रख रखा है। गवर्नर से कोई मतलब नहीं है, प्रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं है। सीजीआई का कंट्रोल रहता है थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट तक, उसके बाद इनसे भी कोई मतलब नहीं है। सीजीआई के रोल के बाद चीजें खत्म होने लग जाती हैं। हाई कोर्ट का जज भी जो बन जाता है उसका भी रिमूवल इतना आसान नहीं है। तो एक ट्रांसपेरेंट पोस्ट है, एक हाई क्लास पोस्ट है। और 1079 टोटल जुडिशरी में हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स को मिला के जजेस हैं। तो 1079 बहुत कम नंबर होता है, और ये नंबर इतना कम होने का एक सिंपल सा फायदा ये होगा कि एक पॉजिटिविटी दिखाता है। पॉजिटिविटी ये दिखाता है कि भाई इतने कम नंबरों के साथ हम देश को चला रहे हैं। तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन में इतने कम जजेस पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आइए हम लोग हाई कोर्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाई कोर्ट के लेक्चर में पहला, इंडिया का सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट बट अबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जाहिर सी बात है, हमारे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर होते हैं। यहाँ पे हाई कोर्ट होता है, हायरार्की इसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की चलती है। हाई कोर्ट टॉप पोजीशन रखता है स्टेट्स में। इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट 1962 से स्टार्ट हुआ है ना, और 1966 में इलाहाबाद आया। 1861 के एग्रीमेंट के बाद से 62 से ये चीज स्टार्ट हो गई। इसके बाद कोर्स ऑफ टाइम ब्रिटिश इंडिया में ये आए तो ये हाई कोर्ट्स आए थे। 1950 में हाई कोर्ट जो प्रोविंस में थे उनमें डाल दिए गए करस्पॉन्डिंग स्टेट्स के लिए। ये एक जरूरी चीज वहां पे डाल दी गई। एट प्रेजेंट कितने हाई कोर्ट है बेटा हमारे पास? टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में। आउट ऑफ देम 3 आर द कॉमन हाई कोर्ट। दिल्ली इज द ओनली यूटी जहां पर हाई कोर्ट उसका खुद का है। अदर यूनिटरी फॉल अंडर द jurisdiction of different high courts. Parliament can extend the jurisdiction of a high court, union territory और कुछ भी। आइए इसको समझाते हैं। यहाँ पे कहने का इनका क्या मतलब है। यहाँ पे बेटा इनका कहने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स में एक सिंपल सा लॉजिक है, एक हाई कोर्ट एक स्टेट या 2 स्टेट्स को लेके चल सकता है, एक स्टेट एक यूटी को लेके चल सकता है, एक स्टेट या 2 यूटीज को लेके चल सकता है, 4 से 5 स्टेट्स को लेके चल सकता है, लाइन से यूटीज को लेके चल सकता है, यूटीज एंड स्टेट्स दोनों को लेके चल सकता है। तो ये किसी भी तरीके का काम इजीली कर सकता है, इसको आप बिल्कुल रोक नहीं सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके सामने आता रहता है। अब आइए इसको हम यहीं पे आपको समझा देते हैं ताकि इसका बेसिक आपको याद रहे हमेशा। देखिए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें चीजें देखनी और समझनी पड़ती हैं। उन हाई कोर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें जानना जरूरी होता है। अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे तो आप देखिए, पहला है हमारा, मान लीजिए अगर हम लेके चलें कलकत्ता हाई कोर्ट। लेट सपोज हम बात पहले करते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट की। तो बेटा कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, इसमें क्या क्या जुड़ता है? इसमें आप देखेंगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का भी हाई कोर्ट कॉमन यही है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का भी कॉमन हाई कोर्ट यही है। इसके बाद अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट पे आते हैं बेटा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में
ये जो है गोवा का भी है, दादर नागर हवेली का भी है, दमन एंड दीव का भी है एंड महाराष्ट्र का भी है। तो देखिए 2 स्टेट्स हैं और 2 यूटीज हैं। इसके बाद आप जाते हैं अगर मद्रास हाई कोर्ट में बेटा, तो मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु स्टेट्स और पुडुचेरी यूटी का भी है। इसके बाद अगर आप जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट पे, तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जे&के का भी है, यूटी है, और लद्दाख का भी यूटी है। तो इन दोनों का ये माना जाएगा। इसके बाद अगर आप जाते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पे, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट्स हैं, इनका भी ये हाई कोर्ट है, और यूटी है आपकी चंडीगढ़, उसका भी हाई कोर्ट है। इसके बाद आप आते हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट में बेटा अगर आते हैं तो ये केरला का भी है, सॉरी गुवाहाटी हम गए हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का भी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ ये असम का भी है, असम के साथ ये मिजोरम का भी है और नागालैंड का भी है। इसके बाद हम आते हैं बेटा केरला हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट जो है वो केरल का भी है और लक्षद्वीप का भी है। तो इस तरीके के ज्यूरिडिक्शन आपको मिलते हैं। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक से अधिक कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन उसी जगह से चलाएंगे कि नहीं। तो एक से अधिक कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन भी कहीं से भी चलाया जा सकता है। प्रोबेबली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद कर लेंगे यहीं से। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 2 सेकंड आपको देता हूँ। अब इसके बाद आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट। एवरी हाई कोर्ट जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, अदर जजेस होते हैं जो टाइम टू टाइम आते हैं। इनकी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है भाई। यूपी के हाई कोर्ट की अलग होगी, सिक्किम की अलग होगी, कहीं पे 3 जज भी पाए जाएंगे, कहीं पर 189 भी पाए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कहाँ पर क्या है। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की क्या होगी, उनके वर्कलोड के अकॉर्डिंग उस चीज को हम डिसाइड कर देते हैं। जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, चीफ जस्टिस is appointed by the president after the consultation of chief justice of India। किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है उसको प्रेसिडेंट की कंसल्ट के बाद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर उस स्टेट का मिलकर बनाते हैं। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस चीफ जस्टिस एंड द कंसर्न हाई कोर्ट आल्सो बी कंसल्टेड। अब मान लीजिए जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बन गया बेटा, तो इसके बाद क्या होगा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इनके कंसल्टेशन प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के साथ अदर जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। इन द केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, हर एक गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाएगा। द सेकंड जजेस केस 1993 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट नो अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंफर्म नहीं करते। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अकेले नहीं कंफर्म कर सकते, इनके साथ भी क्या है, थर्ड जजेस केस में ही ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंट करती है जजेस को, पर चीफ जस्टिस इंडिया कॉलेजियन सिस्टम को फॉलो करते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के इसके साथ बैठते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसी कॉलेजियन सिस्टम को यहाँ पर एक बार ठीक से समझ लीजिए जो आपको हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाया था। जब हमने बेटा सुप्रीम कोर्ट की बात की थी तो वहां पर क्या था, एक चीफ जस्टिस प्लस 4 जजेस, 5 जजेस मिलते हैं। ये जब किसी के नेम पे ठप्पा मारते हैं वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। यहाँ पर 4:1 चलता है। यहाँ पर अगर 3:2 में भी विन है पर ये नहीं होगा, 4:1 होगा तभी प्रेसिडेंट के पास नाम रिकमेंडेशन के जाएगा। पर हाई कोर्ट के लिए 1+2 मतलब एक सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ जाए तो काम हो जाता है। तो थोड़ा एक पॉजिटिव अप्रोच है सुप्रीम हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट के लिए भी कॉलेजियन सिस्टम ही फॉलो किया जाता है, ये एक जरूरी चीज है। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस। पर्सन हाई कोर्ट में 2 ही क्वालिफिकेशन रखता है, पहला वो सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसने 10 साल जुडिशरी का काम किया हो। अब ऐसा नहीं कि 5 साल उसने एक हाई कोर्ट में किया हो, 2 साल दूसरे हाई कोर्ट में और 3 साल तीसरे, तो ही नहीं जुड़ेगा। टेरिटरी ऑफ इंडिया में है तीनों हाई कोर्ट तो जोड़ दिया जाएगा। एडवोकेट रहा हाई कोर्ट में और 10 साल तक वहां पे उसने काम किया। ओथ एंड एफर्मेशन, जब किसी को बनाया जाता है तो सब्सक्राइब ओथ एफर्मेशन गवर्नर के सामने ली जाती है और उसके सामने जिसे गवर्नर खुद अपॉइंट करते हैं। वो क्या कहता है, वो ट्रुथ रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सॉवरेंटी बना के रखा है, ड्यूली फेथफुल होगा और कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों का पालन करेगा।
टेन्योर ऑफ द जज, टेन्योर ऑफ द जज कोई भी फिक्स नहीं है कि आप कहे कितने साल रहेगा, तो वो 40 साल में भी बन सकता है, 38 साल में भी बन सकता है, 59 ईयर्स में बन सकता है, बट निकलने का टाइम फिक्स है 62 साल। वो रिजाइन भी कर सकता है अपने ऑफिस से पहले, मान लीजिए उसने कोई बिजनेस खोला, चलने लगा एकेडमी की तरह, वो बंद कर देगा। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट, अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करती है मोशन के बाद और पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट हटा देगा। वो अपनी सीट विकेट कर सकता है अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए या किसी अनदर हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। रिमूवल ऑफ द जजेस, a judge of high court can be removed by the order of president, president can issue removal order after the address of parliament, जब parliament बोलती है तब, has been presented to him by the same session of the such removal, ये removal तभी होगा जब एक सेशन बनेगा और उसमें इसको पास करा दिया जाएगा। रिमूवल कराने के लिए भाई प्रूफ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सेम मैनर में ही रिमूव किया जा सकता है। जज इंक्वायरी एक 1969 रेगुलेट करती है इम्पीचमेंट को। रिमूवल के लिए 100 मेंबर्स मिनिमम होनी चाहिए लोकसभा, 50 राज्यसभा के जो इनको मोशन पास करेंगे। चैलेंज स्पीकर इसको रिफ्यूज एडमिट करता है, अगर रिफ्यूज कर देता है काम खत्म, एडमिट करता है तो फिर इसमें 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जिसमें चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो सकता है, ये फिर अपनी चीजें देंगे। अगर वो गिल्टी फाइंड होते हैं तो फिर मोशन जाता है 2/3 मेजोरिटी के साथ ही, अगर पास होगा तभी होगा वरना रिमूवल नहीं होगा। आज तक किसी भी जज का रिमूवल नहीं हो पाया है। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का सेम है। सैलरी अलाउंसेस पेंशन हाई कोर्ट की टाइम टू टाइम पार्लियामेंट डिटरमिन करता है, इसको डिसएडवांटेज ग्रुप में नहीं ले जा सकते, फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़कर और कभी से कम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की सैलरी 2009 में 30 से 90,000 पर मंथ कर दी गई थी और बाकी की 26 से 80,000 अभी और भी बढ़ाई गई है। और ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लक्ष्मीकांत में देख लेंगे हो जाएगा। दे ऑल्सो हैव पेड अलाउंसेज, बेनिफिट और लॉस की जो चीजें, वो सारी चीजें, कार, मेडिकल, टेलीफोन, सब इनको अलग से दिया जाता है। ट्रांसफर ऑफ द जजेस, एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट जा सकते हैं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट के बाद, और इसमें भी एक मैजिक वाली चीज क्या है ये भी समझ लीजिए। जब भी ये बेटा जाना चाहते हैं तो ये ऐसे ही नहीं जा सकते, इनको अगर मान लीजिए इनका ट्रांसफर किया गया तो इसका रिव्यू किया जा सकता है। कभी कभार क्या होता है कि भाई एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में लाना है, तो इस हाई कोर्ट दोनों से बात की जाएगी, उस पर्सन से बात की जाएगी, उसके बाद उनको किया जाएगा, उसके बाद भी वो जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं ट्रांसफर वैलिड है कि नहीं। एक्टिंग जज, अगर उनका ट्रांसफर होता है तो उनकी जो कंपनसेशन वगैरह अलाउंसेस पार्लियामेंट डिफाइन करता है ना। ओपिनियन ट्रांसफर ऑफ जब होता है चीफ जस्टिस कंसल्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, और कंसल्टेशन प्रोसेस के बिना ये नहीं होता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे और ट्रांसफर लेगा कि नहीं। एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट किसी को भी चीफ जस्टिस बना सकता है जब ऑफिस खाली हो, चीफ जस्टिस टेम्परेरी एब्सेंट हो या वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में इनेबल। एडिशनल एंड द एक्टिंग जजेस, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एंड क्वालिफाइड पर्सन ऑफ एडिशनल जज, टेम्परेरी इंक्रीज बिजनेस, जब कोर्ट का बिजनेस काम बढ़ जाता है तब आप किसी को भी एडिशनल जज बना सकते हैं। एरिया ऑफ वर्क, बहुत सारा वर्कलोड होगा तो प्रेसिडेंट किसी क्वालिफाइड पर्सन को एक्टिंग जज बना सकता है। जब कोई भी जज अपने प्रेजेंस में ड्यूटी नहीं कर पाता है, एब्सेंट होता है, तब टेम्परेरी चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का तभी बनाया जाता है। एक्टिंग जज परमानेंटली अपने होल्ड तब तक करता है जब तक कोई परमानेंटली जज वहां पे नहीं आता, रिटायर्ड जज। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चाहे तो स्टेट के किसी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो काम करे, जब वो प्रीवियसली कंसेंट उनसे ली जाएगी फिर प्रेसिडेंट से और फिर उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। ये इंटाइटल्ड होते हैं सारे अलाउंसेस के जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं, है ना, सारे ज्यूरिडिक्शन, सारी पावर, सारे प्रिविलेजेस हाई कोर्ट के मिलते हैं, है ना, और वो कभी भी उसके जज नहीं थे तब भी। इंडिपेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहले मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बनाने के लिए, फिर चीफ जस्टिस और गवर्नर सब मिलकर इसके लिए काम करते हैं। सिक्योरिटी, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता कि कोई भी बेनिफिट किसी के लिए भी इनको रिमूव करा दिया जाए कि एक पॉलिटिकल लीडर चाहे तो उन्हें रिमूव कर दे, एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस यहाँ पे होता ही नहीं। देखिए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी जब लाई गई थी 2014 में, तो इसको 2015 में इसीलिए हटा दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये एक्टिव और वैलिड नहीं मानी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उठाया और इन्होंने कहा नहीं, ये इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के अंडर ला रही है, तो ये नहीं होगा, जो कॉलेजियन सिस्टम है वही चलेगा। तो आज भी इनको कोई हटा नहीं सकता, अपॉइंटमेंट भी सोलिली इन्हीं के द्वारा होता है। फिक्स सर्विस कंडीशन,
अलाउंसेस, लीव, पेंशन सब उनकी फिक्स्ड है, पार्लियामेंट ने एक बार डिटरमाइन कर इसे बदल नहीं सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, डिसएडवांटेज नहीं दे सकते इमरजेंसी को छोड़ के, बाकी चीजें बढ़ा सकते। एक्सपेंसेस चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट के फंड से नहीं चार्ज होता, ये सारे एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही हमेशा चार्ज होते रहे। तो जाहिर सी बात है लेजिस्लेचर इसमें कुछ नहीं कर सकती, कंसोलिडेटेड फंड्स तो जा रहे हैं स्टेट से, नहीं तो वो इंटरफेयर नहीं करती। कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट बी डिस्कस, जो सुप्रीम को हाई कोर्ट के जज का कंडक्ट होता है वो कोई भी कोर्ट डिस्कस नहीं कर सकता, ये चीज पहले से डिसाइडेड है। बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आप कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी लोअर कोर्ट में भी। अगर आपको रिक्वेस्ट की जाती है तब आप वहां पे टेम्परेरी जज की तरह आ सकते हो। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हो तो आपको वो डिग्निटी और ऑनर बचाने के लिए पनिश कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टाफ, चीफ जस्टिस चाहे सर्वेंट और सबको अपने हिसाब से रख सकता है, इसके लिए उसे किसी से नहीं पूछना, वो सर्विस कंडीशन खुद ही लाता है। जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल, इनका जो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी है उनका जो जुरिडिक्शन है उसको कभी कर्टेल नहीं कर सकता स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इनको एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखा गया है, इनको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको उनके साथ मिला के नहीं देखा जा सकता, तो इंडिपेंडेंसी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। आज इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर बुरा लगा तो प्लीज डिसलाइक करिए, पर डिसलाइक करके कारण जरूर बताइएगा। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।